अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिलते ही चौधरी परवेज इलाही फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बार इन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पर हमला केस पे गिरफ्तार किया गया। अच्छा नाज़रीन, अब इस केस की बड़ी दिलचस्प डिटेल है, आपने बड़े मुतवज्जे होकर अगले चंद मिनट मेरे साथ रहना नाज़रीन। दोस्तों, ये मुकदमा 18 मार्च को थाना CTD में दर्ज किया गया। तारीख याद रखनी है, 18 मार्च। मुकदमे के मुताबिक 18 मार्च को सहपहर 3 बजे सरबराह तहरीक इंसाफ और उनके साथियों ने तोड़फोड़ की, पथराव किया, जलाओ घेराव भी किया। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को इन्होंने घेरा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के शीशे तोड़े, 4 दीवारी पर लगा जंगला और तारे भी तोड़ दी। इन सब को लीड कर रहे थे चौधरी परवेज इलाही। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही जो है वो नामालूम अफराद के जुमरे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ दहशतगर्दी समेत 11 दफा दर्ज की गई हैं। अब नाजरीन, यहां पे आपने एक लम्हे के लिए रुकना है। परवेज इलाही पर इल्जाम है कि उन्होंने ये तोड़फोड़ की, लीड किया, लोगों को अपने साथ लेके इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गए और जाके उन्होंने वहां पे खुद भी तोड़फोड़ की, लोगों को लीड भी किया। अब मैं आपको बताता हूं कि परवेज इलाही जिस दिन यह वकुआ हुआ और इस वकुए का इल्जाम परवेज इलाही पर लगा, उस वक्त, उस दिन, उस लम्हे परवेज इलाही कहां थे? नाजरीन, मुकदमे में वकुए का वक्त है 3:30 बजे और वकुआ हो रहा है इस्लामाबाद में। अब यहां पे आपको नाजरीन चौधरी परवेज इलाही की एक ऐसी खुसूसियत का पता चलेगा जो आज से पहले शायद कोई नहीं जानता होगा। नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही, आपने वो देखा होगा कॉमिक बुक्स में, हॉलीवुड की मूवीज में सुपरमैन जो है वो उड़ता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही भी उड़ सकते हैं, बल्कि वो सुपरमैन से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकते हैं। एक और करैक्टर है फ्लैश, ये बच्चों को पता होगा। जो फ्लैश है वो बिजली की तेज रफ्तारी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है पलक झपकने में। जी हाँ, चौधरी परवेज इलाही में ये भी एक खसूसियत है, क्योंकि वो फ्लैश भी है, वो सुपरमैन भी है। क्योंकि जिस वक्त चौधरी परवेज इलाही पे इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला करने का इल्जाम है 3:30 बजे, उसके थोड़े ही लम्हे के बाद चौधरी परवेज इलाही लाहौर में जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखें, मैं अब आपको बताता हूं जनाब, 3:30 बजे परवेज इलाही इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर रहे हैं। 5 बजे या 5:30 बजे के दरमियान वो जमान पार्क लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब चौधरी परवेज इलाही बहुत चालाक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। नाज़रीन, हुआ ये कि चौधरी परवेज इलाही ने 3:30 बजे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की। अच्छा खासा तोड़फोड़ करने के बाद वो डायरेक्टली वहां से निकले, उन्होंने फ्लाई किया सुपरमैन की तरह और वो फौरन पहुंच गए जमान पार्क। अच्छा, जमान पार्क में वो 5:30 बजे अगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, कम से कम उससे घंटा डेढ़ पहले वो जमान पार्क के अंदर इमरान खान से मिलने गए होंगे, घंटा डेढ़ वहां सर्व किया होगा। तो अब ये देखें कि चौधरी परवेज इलाही इस्लामाबाद के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद आधे पौने घंटे के अंदर वो लाहौर से फौरन इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इस्लामाबाद पहुंच के वो मीडिया कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं, इमरान खान से मुलाकात भी कर लेते हैं। तो ये जो खसूसियत है चौधरी परवेज इलाही की कि वो सुपरमैन की तरह उड़ सकते हैं, मेरी इस गुफ्तगू से नहीं, पुलिस की FIR से साबित होती है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करता हूं, खुदा का वास्ता है यार, क्यों मजाक बनवा रहे हो अपना? पुलिस से मेरी अपील है, खुदा के लिए चौधरी परवेज इलाही को कानून के दायरे में लेकर आए, कानून के कटहरे में लेकर आए, लेकिन खुदा के लिए कोई ढंग का मुकदमा तो बनाए। अगर एक हम आम से सहाफ़ी हैं, मैं और हमारी टीम ने मिलकर अगर ये पता लगा लिया कि जिस वक्त वकुआ हुआ चौधरी परवेज इलाही उस वक्त कहां थे, तो आपके पास तो पूरी स्टेट मशीनरी होती है, तमाम रिसोर्सेज होते हैं, आप पता नहीं लगा सकते कि चौधरी परवेज इलाही उस वक्त वहां पे था भी या नहीं। आप मुकदमा बनाएं चौधरी परवेज इलाही पे, उन्होंने खिलाफ कानून काम किया है, बिल्कुल मुकदमा बनाएं। खिलाफ रियासत कोई काम किया है, संगीन से संगीन सजा दें उनको, लेकिन मुकदमा तो ढंग का बनाएं। नाज़रीन, परवेज इलाही 3 माह से जेल में है और इन पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए। पुलिस ने भी मुकदमात बना रखे, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने भी, महकमा एंटी करप्शन ने भी और नैब ने भी उन पर मुकदमात बना रखे। अदालतें बार बार उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर चुकी है। अदालत एक मुकदमे में इन्हें छोड़ती है तो दूसरे मुकदमे में इन्हें पकड़ लिया जाता है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म जारी किया था। 6:22 पर इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि परवेज इलाही अदालत के हुक्म पर रवाना कर दिए गए। ठीक 8 मिनट के बाद
6:30 पर इस्लामाबाद पुलिस ने ही ट्वीट किया, परवेज इलाही को थाना सीटीडी ने मुकदमा नंबर 3 में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 1 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। यह भी कहा था कि अब परवेज इलाही को किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। परवेज इलाही रिहाई मिलने के बाद लाहौर में अपनी रिहाइशगाह जा रहे थे कि रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी 3 एमपीओ के तहत की गई थी। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। अब सुनिएगा, अब यहां पे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ये वाला मामला है, इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी किसी की बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा। जस्टिस अमजद रफीक ने हुक्म दिया था कि परवेज इलाही को बाजियाब करके पेश किया जाए, लेकिन इस हुक्म के बाद जो रोस्टर जारी किया जाता है, कॉज लिस्ट जारी की जाती है, इसमें जस्टिस अमजद रफीक की जिम्मेदारी मुल्तान बेंच के केसेस सुनने पर लगा दी गई। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एमपीओ के तहत परवेज इलाही की गिरफ्तारी कलअदम करार दी थी और आज फिर रिहाई के बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा माजरा क्या है बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है PNN के नुमाइंदा खसूसी आदिल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब, क्या हुआ, क्या अभी सूरत हाल क्या है और कितने केसेस हैं परवेज इलाही पे जिन पे गिरफ्तारी मुमकिन है उनकी? देखिए, एक बार तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई दी, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी रिहाई दी और अब दोबारा जो है उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया। एक मुकदमा जो 18 मार्च को दर्ज किया गया था उस मुकदमे में, और ना वो उसमें नामजद हैं बल्कि नामालूम अफराद के जुमरे में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 3 एमपीओ की जो इनकी गिरफ्तारी थी, लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अडयाला जेल में उन्हें नजरबंद किया गया था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया और वो जो ऑर्डर था 3 एमपीओ का वो कलअदम करार दिया और फौरन रिहाई का हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से ये अहकामात जो हैं वो जारी किए गए। उसके बाद जो परवेज इलाही हैं उनके वकला जो हैं उन्होंने रिटर्न ऑर्डर का वेट किया, तमाम कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की, रोबकार जो है वो जारी हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसके बाद वो पुलिस लाइन जहाँ पर परवेज इलाही को रखा गया था वहां पर वो रोबकार लेकर, रिटर्न ऑर्डर लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो लेकर वहां पर पहुंचे और वहां से भी काफी टाइम लगा उनकी रिहाई के लिए। 6 बजे के करीब इस्लामाबाद जो पुलिस लाइंस है वहां से उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकी। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आए पुलिस लाइन से मेन गेट पर पहुंचे तो वहां पर उनको दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सादा लिबास में मलबूस जो अफराद थे उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की, परवेज इलाही की। इसके अलावा ATS के नौजवान थे उनकी जानिब से भी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की गई और दोबारा गिरफ्तार करके परवेज इलाही को पुलिस लाइंस के अंदर ही ले जाया गया। बताया गया कि जो 18 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था थाना CTD में, उस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले है जिसमें यह मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत से अफराद इसमें नामजद हैं लेकिन परवेज इलाही इसमें नामजद नहीं थे। इनको नामालूम अफराद के जुमरे में गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी की दफात के समेत 11 दफात के तहत यह मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। थाना रमना के SHO की मुद्दईयत में यह मुकदमा दर्ज है जिसमें परवेज इलाही की अब गिरफ्तारी की गई और अब कल जो है इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है पुलिस की जानिब वहां की जाएगी। जी अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि इस पे अब मजीद अदालत इस पे नोटिस लेगी और क्या उनको अब चूंकि गिरफ्तारी इनकी डाल दी गई है तो कल इनको कहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा परवेज इलाही साहब को? देखिए, ये दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुकदमा होता है उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाता है मुलजिम को और कल परवेज इलाही को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा जहां पर इनके मजीद जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा की जाएगी। अब देखना यही है कि जज इसमें क्या करते हैं, जिस्मानी रिमांड देते हैं या इनको डिस्चार्ज करते हैं मुकदमे से। ये कल ही पता चल सकेगा जब इन्हें पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। जी ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार राजिक, आप एडवोकेट हैं परवेज इलाही साहब के, थोड़ी ही देर में हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे। अच्छा आदिल, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी कोई FIR सामने आई है जिनमें परवेज इलाही का नाम हो या कहीं ना कहीं परवेज इलाही इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि हो सकता है इसमें बरी हो जाए तो कल को किसी और मुकदमे में धर लिए जाए? देखिए, परवेज इलाही समेत जितने भी अब गिरफ्तार होते हैं लोग
तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक होता है खास तौर पर, वो उनकी गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि उनको किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। उससे पहले मुकदमा जो है वो जाहिर नहीं किया जाता, पहले यही बताया जाता है कि नामालूम मुकदमा है, उसके बाद मुकदमा जो है सामने आता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक इसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। जो 18 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था, जुडिशल कम्प्लेक्स की तोड़फोड़ का ये मामला है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना CTD में ये मुकदमा है। दहशतगर्दी समेत 11 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज है जिस पर अब गिरफ्तारी डाली गई है। अब अगर इसके अलावा कोई मुकदमा सामने आता है तो वो बाद में ही सामने आ सकता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक इसी मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। अब सुबह इन्हें पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, क्योंकि दहशतगर्दी दफात जो है इस मुकदमे में शामिल है। तो दहशतगर्दी अदालत में अब पेश किया जाएगा जहां से परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश जो है पुलिस की जानिब से की जाएगी। अब देखना यही है कि जज की जानिब से, अदालत की जानिब से क्या किया जाता है, जिस्मानी रिमांड दिया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है इस मुकदमे में, क्योंकि परवेज इलाही जो है इस मुकदमे में नामजद नहीं है। जो नामालूम अफराद हैं, काफी नामालूम अफराद इसमें शामिल किए गए हैं जिसके जुमरे में परवेज इलाही को भी गिरफ्तार किया गया है। ताहम अब इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, कल ही पता चलेगा जब इन्हें पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, हमारे साथ थोड़ी ही देर में परवेज इलाही के वकील होंगे, वो हमें बेहतर बता सकेंगे कि कानूनी मामलात क्या हैं परवेज इलाही के हवाले से। इस वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी हाँ, वक्फे के बाद हाजिर है। हमें ज्वाइन किया है परवेज इलाही साहब के वकील सरदार राज़िक एडवोकेट ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरदार साहब, ये पूरा माजरा क्या है? एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ है आज, उनका नाम FIR में नामालूम के जुमरे में है, तो नामालूम के हवाले से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए, कितना इम्कान होता है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत उसका केस खारिज कर दे या जमानत दे दे या फिर पुलिस रिमांड ना दे, जो कि कल लेने की कोशिश की जाएगी? ये सब माजरा क्या है सर? देखिए जी, नामालूम आम तौर पर वो लोग होते हैं जब किसी केस में जो बड़े गैर मारूफ लोग होते हैं, जिनको कोई जानता नहीं होता और उनके बारे में वो लिखा होता है जी कि ये इनको चूँकि हम जानते नहीं हैं, तो कोई ऐसे नामालूम लोग थे, तो बाद में उनके बारे में उनको शनाख्त परेड होती है या किसी और नाम मालूम होता है किसी सोर्स से, तो उनको उसमें इम्प्लिकेट किया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान, 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आला, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के, पंजाब के वज़ीर आला 2 दफ़ा रहे, एक सियासी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी कद काठ की शख्सियत हैं, मशहूर लोग आदमी हैं। तो वो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जो उस दिन आज से कोई चंद माह या कितना अर्सा पहले को वाक़या हुआ था, तो उसमें नामालूम लोग जो PTI के कारकुन थे या कोई इमरान खान के सपोर्टर थे, तो वो उन्होंने उनके खिलाफ वो FIR दर्ज की गई थी। यानी जिसका पता ना हो आपको, अगर परवेज इलाही जो इस्लामाबाद की हदूद में भी उस वक्त नहीं थे। हाँ, मतलब अगर आपकी बात में जो एक मारूफ शख्सियत को आप नामालूम की जगह कैसे डाल सकते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये बताएं, आज जब गिरफ्तार किया गया, आप साथ थे परवेज इलाही साहब के, जरा वो एक पूरी गिरफ्तारी का जो सीन है जरा वो बताइएगा, वो कैसे हुई? जी, वो गिरफ्तारी इसलिए क्योंकि आमतौर पर तो हम वकील जाते नहीं हैं थाने में या किसी जगह पे, लेकिन चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया और लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर से भी एक ऑर्डर होने के बाद एक वाक़या हो चुका था, तो उनकी फैमिली ने मुझे कहा कि आपने खुद ऑर्डर लेके वहाँ पे पहुँचना है। तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके, मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स थे, वकील थे, हम जब पुलिस लाइन पहुँचे तो पहले तो हमें पुलिस लाइन पे बाहर गाड़ी में रोका गया कि कहने लगे कि आप गाड़ी में बैठें, हम अंदर से पता करके बताते हैं। हमें पता ही नहीं यहाँ पे हैं भी कि नहीं है। अच्छा। तो वो काफ़ी तकरीबन डेढ़ घंटे के इंतज़ार के बाद फिर कुछ पुलिस अफसरान आए, फिर वो हमें अंदर लेके गए और उन्होंने हमें कुछ पेपर्स के ऊपर साइन करने के लिए कहा कि परवेज़ इलाही साहब को आपके हवाले कर रहे हैं। तो हमने कहा कि परवेज़ इलाही साहब की पहले हमारे साथ मुलाकात करवाएं, पहले वो हमसे मिलें, हम देखें, वो हमारे हवाले करें, तो उसके बाद हम साइन करेंगे। तो फिर वो हमें अंदर लेके गए, उनके साथ मुलाकात करवाई और हमने रिक्वेस्ट की उनको कि जी DSP वहाँ पे थे, हमने कहा जी कि आप इनको पुलिस सिक्योरिटी फराहम करें ताकि ये अपने घर तक पहुँच सकें। तो उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया। फिर हमने कहा कि इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, उसको अंदर आने दें, इनकी फैमिली गाड़ी में बैठी है, वो इनको साथ लेके जाना चाहते हैं। उनकी फैमिली को अलाउ नहीं किया गया अंदर आने का और उनकी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा जी कि आपकी गाड़ी में यहाँ से ये जाएँ तो आगे अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएँ।
तो फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले, चूँकि उनका पहले से इस्लामाबाद पुलिस ने और CTD ने आपस में कोऑर्डिनेशन की हुई थी, राब्ता किया हुआ था, कॉन्नाइवेंस की हुई थी, तो जो ही हम पुलिस लाइन के गेट के ऊपर थे, मीडिया के सामने वहाँ से फोर्सिबली मेरी गाड़ी में वो बैठे हुए थे, मुझे नीचे उतार के, ड्राइवर को नीचे उतार के और परवेज़ इलाही साहब को मेरी गाड़ी में ही अगवा करके लेके गए। और मेरी गाड़ी जो अभी तक उन्होंने वापस भी नहीं गाड़ी भी पकड़ी हुई है, कस्टडी में है जी। मेरी गाड़ी में वो उनको गिरफ्तार करके लेके गए, अगवा करके लेके गए। गिरफ्तार तो खैर नहीं कह सकते, इसलिए कि गिरफ्तारी होती है किसी वारंट के तहत, किसी अदालत के ऑर्डर के तहत। इसमें तो कोई रीज़न नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट पहले कह चुकी है कि आप उनको किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद का ऑर्डर सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उनको रिहा करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद दिन दिहाड़े अदालती ऑर्डर्स का मजाक उड़ाया गया, अदालतों को की तौहीन की गई, आइन और कानून की तौहीन की गई। तो ये एक बहुत ही ब्लेटेंट वायलेशन है जिसकी कोई मिसाल जो है आप नहीं दे सकते। अच्छा, एक और बात बताएं सर, ये बात हमने अपने आगाज़ में भी की थी कि अब ये गिरफ्तारी का जो वक्त डाला गया FIR में, ये है 3:30 बजे। 3:30 बजे गिरफ्तारी का वक्त नहीं, 3:30 बजे वहाँ पे परवेज़ इलाही इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे मौजूद थे और तोड़फोड़ कर रहे थे और जो भी हंगामाराई कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जमान पार्क में 5:30 बजे उनकी एक मीडिया टॉक है। उससे पहले वो हम अज्यूम कर लेते हैं, जो कि बड़ी प्रूफ पे मबनी अज्यूम है, कि उससे पहले वो जमान पार्क आए होंगे, इमरान खान से मिले होंगे, घंटा डेढ़ वहाँ भी बैठे होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? FIR में जो जिन्होंने लिखी है उन्होंने साथ में ये भी दर्ज किया है कि परवेज़ इलाही सुपरमैन भी हैं, वो इस्लामाबाद में तोड़फोड़ करके उड़ के फिर लाहौर भी पहुँच सकते हैं 10-15 मिनट में और आके मीडिया टॉक भी कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर? नहीं, ये तो ख्याली दुनिया में तो पॉसिबल है, लेकिन हकीकत की दुनिया में तो ऐसी कोई बात मुमकिन नहीं है। और ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह की फ्रिवलस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। फ्रिवलस केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, इलीगल अरेस्ट की जा रही हैं विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत ही ब्लेटेंट किस्म की आइन और कानून की वायलेशन है, हाई हैंडेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटी। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि अगर अब कल चूंकि इनको पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, इनका रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, ऐसे केसेस की स्टैंडिंग क्या होती है, लॉफुल स्टैंडिंग क्या होती है कि नामालूम में उनको पकड़ा गया है, अब उनका रिमांड मांगा जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि रिमांड दे दिया जाएगा? आपके दलाइल क्या होंगे? ये ऑब्वियसली हम अपने दलाइल तो कल ही बताएंगे अदालत में, लेकिन अदालत को भी इस बात का इल्म होगा। हम ये सारी चीज़ बताएंगे कि हाई कोर्ट्स, 2 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तरह की गिरफ्तारियों को कालदम कर चुकी है और इनको गैर कानूनी करार दे चुकी है। तो उन ऑर्डर्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए अदालती ऑर्डर्स के जो फ्रूट्स थे जिनको परवेज़ इलाही को महरूम करने के लिए उनसे उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है, जो बड़ी ब्लेटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, एक और अहम मौजू है, पाक फौज के सरबरा जनरल आसिम माशी बहाली के लिए कमर कस ली है और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी सुना दी है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ ने चंद रोज पहले कराची के 50 ताजरों से 4 घंटे तवील मुलाकात में अहम माशी मंसूबे भी शेयर कर दिए। इजलास में जुबैर मोतीवाला, तारिक यूसुफ, इरफान इकबाल शेख समेत कराची के चंद मुमताज ताजरों ने शिरकत की। सिपह सालार ने ताजरों को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब के बारे में बताया कि उन्होंने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि वो पाकिस्तान में महज 1 या 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए नहीं आए, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी शहजादे से कहा कि वह मुल्क की ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाने के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस करें, जो रुपए में वापस किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि वहां के हुक्मरान से भी ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने के लिए 10 अरब डॉलर फराहम करने की दरख्वास्त की, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्मरान ने फौज का ताउन साथ होने की सूरत में मजीद 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का भी वादा किया।
जनरल आसिम मुनीर ने अपने अगले दौरे में कतर और कुवैत से 25 से 30 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी लाने की भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और कुवैत से मजमूई तौर पर 75 से 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। जनरल आसिम मुनीर ने IMF से जान छुड़ाने का इशारा भी दिया और कहा कि किसी भी नए प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाने से गुरेज किया जाएगा, क्योंकि IMF आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं देता और बिजली के नरखों में इजाफा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इजलास में गैस, बिजली, बरामदात के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के किरदार पर भी बातचीत हुई, जबकि सिंध में करप्शन, टैक्स चोरी, ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग और गैर कानूनी अफगानियों की वतन वापसी और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने से मुतालिक अमूर भी बहस आए। आर्मी चीफ ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों समेत 70 से 80 ताजरों से भी 3.5 घंटे नशिस्त की, जिसका महवर भी माशी बहाली था। अब इन ताजरों ने आर्मी चीफ की माशी महाज पर दिफाई सरगर्मियों को इंतहाई हौसला अफजा करार दिया है और कहा है कि जनरल आसिम मुनीर मुस्लिम ममालिक से बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए पुरुम्मीद नजर आते हैं, जिसके मस्बत नताइज ऐसे वक्त में सामने आएंगे और इंशाअल्लाह आएंगे। मैं ज्वाइन किया इस हवाले से FBR के साबिक चेयरमैन जनाब शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। जैदी साहब, इस प्लान को आप किस तरह देखते हैं, ये जो माशी प्लान? रहीम, देखिए, बात बिल्कुल जो सारी बातें की गई हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और जो चीज़ें आइडेंटिफाई की गई हैं वो भी ठीक हैं, मगर हमें ये दो चीज़ों में देखना पड़ेगा कि अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमें इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के बाद IMF के पास नहीं जाना, तो मैं पर्सनली इसके बारे में दोबारा सोचने की कोशिश बात करूँगा। अच्छा। और ये मतलब मेरा मकसद कहने का ये है, देखें, एक चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान इस्लामाबाद करेगी, क्यू ब्लॉक करेगा। तो पाकिस्तान की तारीख ये रही है कि जब भी कोई चीज़ क्यू ब्लॉक में चली जाती है इस्लामाबाद में, तो वो जाके वहाँ फाइलों में उनमें वायरस लग जाता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, इसी बात की यकीन दहानी कराएगी सर कि ये नहीं होगा। आपको पता मेरी बात सुन लो। तुम इतनी ज्यादा, अगर इतनी ज्यादा तुम्हें वो करनी है तो फिर मेरे बुलाने की जरूरत क्या है? सर, हम गुफ्तगू कर रहे हैं और प्लीज हम तुम तड़ा पे ना आए, ज्यादा बेहतर बात है। आई रिस्पेक्ट यू, आई डोंट कॉल यू तू और यू शुड नॉट बी कॉलिंग मी तू तड़ा। सो मुझे अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर मुझे बुलाने की जरूरत क्या है? नहीं किया मैंने आपसे, सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, अपनी रहनुमाई के लिए आपसे सिर्फ एक चीज मैंने ऐड की थी। कराइए, इसका मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं आप? आपने कहा कि मुझे यकीनदानी कराई गई, इसका मतलब क्या है? नहीं, मुझे नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इसी पे तो कल इन्होंने कहा कि जी हम मेक श्योर करेंगे कि जनाब ये फाइलें जो हैं वो इनको ग्रीस ना लगे, ये दफ्तर में गर्द में ना पड़ी रहे। मैं वही सवाल कर रहा हूं ना आपसे कि ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ ना आपको कि जब कोई चीज भी क्यू ब्लॉक में चली जाती है वो GHQ से अलग हो जाती है। तो ये जो हम कोई चीज कंसीव कर रहे हैं, ये मुझे आपस की बात है, क्योंकि मैं इस फील्ड में डील करता हूँ, मैं इस्लामाबाद को डील करता हूँ, मुझे ये बातें समझ नहीं आ रही। और ये सारी बातें करने से पहले हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे इमीडिएट स्टेप्स हैं, जैसे हमें बिजली की बचत करनी है, पेट्रोल की बचत करनी है, उस पर क्यों नहीं बात की गई? ये देखें, आप बैठकर अच्छी अच्छी बातें करें, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी चाहिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी बातें, मगर जो सामने बैठे थे उनसे क्या मांगा है चीफ आर्मी स्टाफ साहब ने? उन्होंने कोई चीज़ अपनी टेबल पर रखी कि जनाब ये हमारी तरफ से ये है? वो तो आपकी सारी बातें सुनकर आ गए और आपने कहा बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो बात ये है कि ये बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर उन्होंने किसी ज़ाती तौर पर कोई बात की है, मैं बिल्कुल 100% उनके साथ इसमें हम हांगूँ, मगर मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी एग्जीक्यूशन और इसके जो इफ्स एंड बट्स हैं, मुझे उस पर कुछ चीज़ें देखनी है। वो मुझे उसमें प्रॉब्लम नज़र आती है। स्मगलिंग की बात आपने की है और चीज़ों की बात की है, इसको देखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल हमें यकीनन खुश होना चाहिए, मगर पाकिस्तान की जो मारूजी माशी हालात है
वो इस तरह की मीटिंग से हल नहीं होगी। Right. Mr. Zedi, what do you think? What is exactly missing in this? I mean, if you have to propose anything or add anything, what exactly is missing? नहीं, मिसिंग इन दिस की बात नहीं है सर। मैंने भी एक मीटिंग अटेंड की थी जो बाजवा साहब ने चेयर की थी इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान में। ठीक है, मुझे ये बता दें, मुझे ये समझा दें कि ये जो सारा सब कुछ हम बात कर रहे हैं इसकी एग्जीक्यूशन काकड़ साहब करेंगे या मुनीर साहब करेंगे? ठीक है, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। बताएं ना, आप बताएं, सवाल है ना। आप इतनी बड़ी बड़ी तकरीर आपने शुरू में प्रीएम्बल में की है, इस सवाल तो पहले जवाब देना। चले मैं जवाब देता हूं इसका। सर अर्ज ये है कि पहली बात तो ये जो मैंने जो अभी एक पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया, ये वो गुफ्तगू थी जो वहां मीटिंग के जो अटेंडीज से उनकी थी, और अकॉर्डिंग टू देम उनको जो एश्योरेंस मिली है वो यही मिली है कि ये तमाम की तमाम चीजें सुपरविजन इसकी जीएचक्यू से होगी। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। मुझे बताइए फिर फाइल लेके कराची में मैं कोर हेडक्वार्टर जाऊंगा या सीएम के ऑफिस जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका मैकेनिज्म तय होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। बात सुनो ना यार, मेरी बात सुनो। देखो, पाकिस्तान का मसला बड़ा बुनियादी है और ये मीटिंगों से हल नहीं होगा, और इस बात से भी हल नहीं होगा कि हम एक स्टेटमेंट जर्नलाइज ये दे दें कि हम आईएमएफ से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये बड़ा जर्नलाइज स्टेटमेंट है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आईएमएफ से जान छुड़ाना चाहते हैं, मगर ये सारी चीजें, इसके साथ बहुत से इफ्स एंड बट लगे हुए हैं। हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए और ये करना है कि हम 5 या 6 महीने बाद इलेक्शन में जाने वाले हैं, और इलेक्शन के बाद ये सारी फाइलें पीएम के पास जाएंगी या नहीं जाएंगी, उसके बाद प्राइम के पास, मुझे बता दें। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो फिर क्या लॉन्ग टर्म प्लान कंसीव कर सकते हैं? या तो आप लॉन्ग टर्म प्लान एक्चुअली कंसीव कर ले, मैं तो चाहता हूं कंसीव कर ले, और एक एक्चुअली जीएचक्यू में सेल बना दें एसआईएफसी का, और जीएचक्यू में सेल बनाएं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का। कल भी मैंने टीवी प्रोग्राम में ये बात की है, बनाएं। मेरी तो ख्वाहिश है कि बनाएं, क्योंकि ये इस तरह जब इम्प्लीमेंटेशन क्यू ब्लॉक से होती है तो वो खराब हो जाती है। बिल्कुल सही है कि जो सारे सामने बैठे हुए थे, इनसे सिर्फ ये पूछें कि जब स्मगलिंग की बात ये सुन रहे थे तो इनसे पूछें कि इनकी दुकानों में स्मगलिंग का सामान बिकता है या नहीं बिकता। तो ये पूछे ना कि भाई आप कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, कराची चैम्बर के अंदर जो दुकानें हैं स्मगलिंग का सामान बेचती हैं या नहीं बेचती हैं, पूछे उनसे। तो वो स्मगलिंग का सामान बेच रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुन के आ रहे हैं, हमें भी सुना रहे हैं, आप भी आगे कन्वे कर रहे हैं। तो ये ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, और अच्छा इसमें टाइम गुजर जाएगा, 2-4 हफ्ते गुजर जाएंगे, मगर इसकी रियलिटी को हमें सीरियस लेना है। आसिम मुनीर साहब सीरियस हैं, मगर मेरा जाती व्यू है उनको इन मैटर्स में प्रॉपर्ली एडवाइस नहीं किया जा रहा एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका कंसर्न इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल भी है। मेरे पूरे कॉन्सेप्ट का है, पूरे कॉन्सेप्ट का है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सर एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा उसका जवाब जरूर दें। आप ही की कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हुई। बात बताओ, मैं लाइटर नोट पर तुमसे पूछ रहा हूँ, लाइटर नोट पर। जी जी, बिल्कुल लाइटर नोट पे। मुझे बताओ, ये तुमने लफ्ज सिपा सलार कहाँ से सीख लिया है? सिपा सलार ही कहा जाता है, मैंने कहाँ सीखा है सर? अब अमूमी तौर पे इस्तिलाह भी यही इस्तेमाल की जाती है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो। दोबारा फरमाइएगा सर, आपकी आवाज। 3-4 साल पुराना लफ्ज है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है यार। हाँ, उर्दू का चल रहा है ना सर, उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है। कोई लफ्ज नहीं। अच्छा, उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने उर्दू में तर्जुमा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उर्दू में तर्जुमा यही बनता है ना, सिपह सालार। नहीं, ये कहाँ लिखा है? पढ़ो करो। ये तो नहीं बनता सिपह सालार। इस बहस को किसी और दिन करते हैं सर। एक सवाल मेरा ले लें सर। अरबियों से सीख लिए हैं, अल्फाज सीख लिए हैं, और उसको एडमायर करते हैं। ये सब चीजें खत्म करें ना, रियलिटी पर आए। आप ये कहें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COS, खत्म हो गई बात। अच्छा, उर्दू में क्या कहेंगे सर? ये जो आप लोगों ने बात सीखे कि सिपा सालार पाकिस्तान, ये क्या चीज है? मतलब कोई इस्लामी जंग हो रही है? इसको नहीं, अगर उर्दू में किसी को बताना होगा तो कैसे बताएंगे अनपढ़ को? नहीं है, ये उर्दू नहीं है, यही तो बता रहा हूँ मैं। उर्दू आपसे ज्यादा जानता हूँ, ये उर्दू नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मतलब सिपा सलार नहीं है। सिपा सलार का एक खास मतलब है इस्लामी लिटरेचर में। अच्छा, नहीं वैसे
ये पाकिस्तानी आर्मी इंग्लिश आर्मी पे डिजाइन हुई है, ये इस्लामिक आर्मी नहीं है भाईजान। अच्छा, तो यानी उसमें जो फिर जो बाकी जो उनके निशाने हैदर वगैरह और ये सब कुछ खत्म, ये भी खत्म करने चाहिए, ये भी इस्लामी सिंबल्स हैं सर, इनको भी खत्म करना चाहिए। तो आपके जो लिखने वाले हैं उनसे पूछिएगा, ये जो अल्फाज आपका है ये 3-4 साल पुराना है। कभी किसी ने जनरल मुशर्रफ को सिपह सलार नहीं कहा, या उससे पहले अयूब खान को सिपह सलार नहीं कहा। ये हमारी नई टर्म्स आ गई हैं, ये हमने अरबियों से सीख ली है, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो सर फिर ये जो मिसाइलों के नाम गौरी और टैंक का नाम जो है बदर और ये रखा गया, ये भी फिर गलत रखा गया है सर, ये भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो मेरे हिसाब से गलत रखा गया है, बिल्कुल। अच्छा चले, ये फिर एक डिफरेंट बहस है सर। लेकिन सर ये सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, मौजूद से रिलेटेड, इसका जवाब प्लीज जरूर दीजिएगा। सर आपने कहा था, आपकी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा जो है वो देखी गई थी, वायरल हुई थी, जिसमें आपने कहा था कि आपने कोशिश की थी टैक्स नेट में लाने की। आज इन्होंने भी, आर्मी चीफ से भी यही बात हुई कि टैक्स नेट को एक्सपैंड करेंगे, लेकिन बाद सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने रेजिस्ट किया, और फिर बाजवा साहब भी आपके पास आए, उन्होंने भी रेजिस्ट किया कि फुला सेक्टर को क्यों शामिल कर रहे हो। आपको लगता है सर तब रेजिस्टेंस थी, अब नहीं होगी, अब वो सेक्टर्स टैक्स नेट में आ जाएंगे? देखिए, मेरा एक बिल्कुल, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि आज सुबह से मुझे पता लगा है कि एक्सचेंज कंपनी के पास की सर्विलेंस हो रही है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में बिजली का ज़िया है, जो हम 6 बजे के बाद, हम शाम को रात को दुकानें खोलते हैं और 6 बजे दुकानें बंद नहीं करा सकते। सबसे पहला काम सिपा सलार को ये करना चाहिए कि वो आर्मी की जीपें भेजे और कहे कि बाजार 6 बजे के बाद बंद नहीं, खुला नहीं रहेगा। अगर वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात वो ये करें कि कल ये ऐलान करें कि कोई भी 2000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी जो है वो सड़क पर नहीं आएगी। जो लोग उनको मिलने गए होंगे उनमें से 99% लोगों के पास 4 व्हीलर होगा, जो किसी सिविलाइज शहर में नहीं चलता। तो ये जो हमारा जो रवैया है, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि हम पेट्रोल की बचत के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बिजली की बचत के बारे में बात नहीं कर रहे, हम स्मगलिंग की ये रियलाइज नहीं कर रहे कि स्मगलिंग की अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हम सब चीज़ों को सही करने का मिशन लाएंगे। तो बिल्कुल मैं उनको 8 लाइन में लिख के दे सकता हूँ कि मिशन का कल क्या है, और कल अगर वो कर दें तो कल पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या वो इस चीज़ को करने को तैयार हैं? क्या आज केयर टेकर गवर्नमेंट है? आप बताएं कि क्या सुबह 7 बजे दुकानें नहीं खुलनी चाहिए और साढ़े 5 बजे बंद होनी चाहिए कि बिजली की बचत हो? क्या इसमें कोई दो राय हैं? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दो राय, ये बात क्यों नहीं हुई कल? ठीक, वो डेफिनेटली इट गोज अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट एज वेल। ये बड़ी सख्त बातें हैं जो कि डेफिनेटली वो उनके खिलाफ भी है कि आप अच्छी बातें कर लें, लोगों के साथ अच्छी कहानियां सुना लें, बातें कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है कि पैसे आ रहे हैं। पैसे आके ये पैसे हमने ही वापस करने हैं सर, ये पैसे आएंगे तो हमने ही वापस करने हैं सर। जो लोग किसी एम्प्लॉयमेंट में होते हैं उनका टर्म सिर्फ 3 साल का होता है, ये बाकी पैसे इस कौम ने वापस करने हैं सर। ये पैसे जो हम उधार ले रहे हैं, ये कोई हमें खैरात नहीं दे रहा है, ये हमें उधार दे रहा है, तो ये वापस जाने हैं सर। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसका डिविडेंड जाना है। आप किस दुनिया में बैठे हैं? तो बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं इस वक्त। ये 20 साल बाद मैं पूछूंगा, 10 साल बाद आपकी औलाद से पूछूंगा कि आपने किया क्या था। मेरा सवाल ये है कि बड़ा अच्छा लगता है अच्छी बातें करना, और उसके ऊपर 3-3 4-4 घंटे के प्रोग्राम करना, 5-5 घंटे की मीटिंग करना। जब मैंने बाजवा साहब के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद मैंने उसी मीटिंग में कहा था, अगर चाहे तो आप लोगों को बुला के पूछ ले, कि मुझे आप सबसे मिलके निहायत मायूसी हुई है, और मैंने ये कहा था कि आप सबसे मिलने से बेहतर है कि मैं इंडिया में जाके मोदी से मिल लूं। बहुत बड़ी बात कह गए आप जैदी साहब। वैसे अच्छा, ये मायूसी आपको हुई क्यों थी? वैसे आपके सामने कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा। मायूसी किस बात पे हुई थी सर? जी, किस बात पे मायूस हुए थे सर आप? मैं इस बात पे मायूस हुआ था कि बाजवा साहब ने उन सबको कहा था कि आप बताएं कि हम पाकिस्तान की मईशत को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। 60 आदमी बैठे हुए थे जो कि पाकिस्तान के सब, ये तो चैम्बर वाले थे ना, वहां सारे बड़े मूवर एंड शेकर्स तो पाकिस्तान इकोनॉमी थे। अच्छा, ठीक है, छोटे बंदे नहीं थे, बड़े बंदे थे, बहुत बड़े, जो पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो सब थे। अच्छा, तो
मैं उसके बाद जब मीटिंग 10 बजे शुरू हुई और वो तकरीबन रात को 2 बजे खत्म हुई, जब वो मीटिंग क्लोज हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा, हमारे लोगों ने आपस में बात की कि सर इसका रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक आदमी ने कोई कंस्ट्रक्टिव तजवीज नहीं दी। तो फिर मैंने उसमें बयान दिया, मैंने कहा था यार इससे बेहतर फिर हम जाके मोदी से पूछें या नेतन्याहू से पूछें, किससे पूछे पाकिस्तान के बारे में। ये रियलिटी है ना सर। मैं आपको ये पूछ लें, जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, बाजवा साहब थे, उसमें हफीज शेख साहब थे, हमार अजहर साहब थे, जो लोग और बैठे हुए थे, ये गौहर एजाज साहब थे, पूछें आज मिनिस्टर से पूछें कि उस दिन क्या मीटिंग हुई थी, क्या बात हुई थी। तो ये मैं कह रहा हूं सर, मेरे से जब आप बात करते हैं तो मैं इस सारी चीज से गुजर चुका हूं, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। तो आप, मैं ये कह रहा हूं कि बिजनेसमैन ने मुझे एक भी कोई ऐसा मैं, और पता है मुझे बार बार बाजवा साहब ये कहते रहे कि यार कोई चीज सामने नहीं आ रही, ये कोई चीज टेबल पे नहीं लेकर आ रहे। और हम ये उन्हें कहते रहे, आप सोचे ना मैं चेयरमैन एफबीआर था और मुझे क्या कह रहे थे वो सारे, सर रिफंड दे दें, रिफंड पेंडिंग पड़ा है, रिफंड दे दें। रिफंड मांग रहे थे आपसे। नहीं साहब, आई विश आई हैड मोर टाइम सर, लेकिन आपसे काफी गुफ्तगू हुई, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं सर जी। आई एम रियली सॉरी सर, मेरे पास चूंकि टाइम खत्म हो गया, मुझे कहा जा रहा है प्रोग्राम रैप अप करने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। के बाद हाज़िर नाज़रीन, सारिफीन को बिजली बिलों में रिलीफ अफसाना बन गया है। एक तरफ साबिक शहबाज शरीफ हुकूमत की IMF से तयशुदा कड़ी शराइत का शिकंजा है और दूसरी जानिब बेचारी निगरान हुकूमत है। वजारत खजाना ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ का पहला तजवीज़नामा रद्द होने के बाद एक और गुजारिशनामा लिख भेजा है। नए प्लान में IMF को बजट से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराते हुए तजवीज़ दी गई है कि IPPs के लिए मुख्तस इजाफी रकम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि बिलों से एक साथ वसूल होने पर 15 अरब से जायद की यह रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जा सकती है। इससे कबल मालियाती फंड ने निगरान हुकूमत के बिजली बिलों में रिलीफ प्लान को रद्द कर दिया था, जिसमें बिलों को 4 माह की अकसात में वसूल करने की दरख्वास्त की गई और कहा गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने वजारत खजाना को बावर कराया था कि इससे 15 अरब का असर पड़ेगा, लिहाजा इस मालियाती गुंजाइश का प्लान दिया जाए। हुकूमत और IMF के दरमियान प्लान गेम में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की कोई सबील नजर नहीं आ रही, क्योंकि IMF को अवाम नहीं दाम से गर्ज है, जबकि निगरान हुकूमत ने भी दो टोक कह दिया है कि सब्सिडी की गुंजाइश नहीं, लिहाजा बिल तो अदा करना पड़ेंगे। एक तरफ जहां अवाम बिजली बिलों के बोझ तले सिसक रहे हैं, वहां दूसरी जानिब IPPs की खुशनुदी के लिए सारिफीन से नेट मीटरिंग की सहूलत छीनने का मंसूबा भी बन रहा है। नई मंतक के तहत नेट मीटरिंग से बिजली खरीदारी के फार्मूले को रिवर्स करने की तजवीज़ दी जा रही है। हालांकि यही वो निज़ाम जो 2015 में बड़ी धूमधाम से लाया गया था और 2018 में बाकायदा नेट मीटरिंग नस्ब करके इसका टैरिफ भी मुतय्यन किया गया। कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे को जवाज़ बनाकर यह ड्रामा चल जाता है तो सोलर सिस्टम से 1000 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक जाएगी। सवाल यह है कि अगर निजी पावर प्लांट सस्ती बिजली बनाकर महंगे दामों बेच सकते हैं तो सारिफीन को यह सहूलत क्यों नहीं मिल सकती। कैपेसिटी चार्जेस की अलमनाक दास्तान यह है कि बिजली माजी की हुकूमतों ने बिजली की कमी का हल निकालने के लिए एक एड हॉक हल निकाला, जो इस वक्त आवाम के गले में फंसी हड्डी बन चुका है। वो हल यह था कि बिजली बनाने के लिए निजी कारोबारी अफराद को अपने पावर प्लांट लगाने की इजाजत दी गई। इन पावर प्लांट से हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे, इनमें यह शिक लिख दी गई थी कि बनने वाली बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, बिजली का पैदा होने वाला हर यूनिट हुकूमत को खरीदना पड़ेगा और इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। दिलचस्प अमर यह है कि PDM हुकूमत जाते जाते भी हवेली बहादुर शाह में LNG से चलने वाला प्लांट लगा गई। बात करेंगे इसी हवाले से, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर बहरामंद तंगई साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंगई साहब, अच्छा तंगई साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और ये बड़ा अहम सवाल है कि अब इसका इल्ज़ाम तो लगाया जाता है फुला हुकूमत पे। सर आप मुझे बताइए, आपका भी टाइम गुजरा है, अब आपकी गवर्नमेंट थी, ये क्या अजाब गले डाल के गए हैं सर आप आवाम के बिल जो है वो बढ़ेंगे, IMF की शराइत पे अमल करना है हर सूरत में, आवाम तो अफोर्ड नहीं कर सकती सर ये सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली खैदर साहब, मैं ये जो कुछ मैं सुन रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ साथियों की जी, मैं पावर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ और आज भी हमारे 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक
4.5 घंटे मीटिंग रही जी। और 4.5 घंटे मीटिंग में हमने इस चीज पे एजेंडा नंबर 1 पे जोर दिया कि बाकी चीजें छोड़ दे, आज हम इस पे बात कर ले, जो रिलीफ की बात है, जो रिलीफ देने वाली बात है, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। और मैंने लास्ट मीटिंग में मैंने कुछ सवालात किए थे पावर डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल साथियों से, तो उसने मुझसे 2 दिन मांगे थे कि आप 2 दिन में हम आपके जवाब दे देंगे। मैंने कहा हाउस में कि आप नेक्स्ट मीटिंग तक तैयार कर ले। सवाल पहला ये था कि कितने अरब रुपए इस वक्त डिफॉल्ट है, यानी ड्यूज है अवाम की तरफ, कितने अरब रुपए की चोरी होती है, कितने अरब रुपए की मुफ्त बिजली एम्प्लॉइज जो डिस्कोज में काम करते वो मुफ्त यूज करते हैं। तो ये 3 सवालात थे और मुझे इनका सवालात के जवाबात उसी वक्त नहीं दिए, तो आज भी हम उन पे डिस्कशन कर रहे थे जी। लेकिन खैदर साहब कोई भी इसके लिए तैयार ही नहीं है कि कौन जिम्मेदार है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तानियों आप कुंडा लगा दे, आप बिल ना दे, पाकिस्तानियों आप अपना बिल जो ड्यूस है आप पे अरब रुपए के ओ ना दे, पाकिस्तानियों वो जो डिस्को में एम्प्लॉइज है लाखों लोगों की तादाद में जो खुद भी मुफ्त यूज करते हैं, रिश्तेदारों को भी मुफ्त देते हैं, मोहल्ले में 10-10 बंदों पर उसने पेरोख्त की हैं, उनसे पैसे लेके जेब में डालते हैं। IMF ने तो ये कहा है कि आप गरीबों पे बोझ न डालें और जो बड़े लोग हैं उन पे बोझ डालें। तो अभी अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से IMF के साए में छुपता हूं तो मेरे ख्याल में दिस इज नॉट गुड। अली खैदर साहब, सस्टेनेबल रिलीफ क्या है? अगर आज भी निगरान सेटअप और टाइम बिंग 4 महीने 2 महीने के लिए आवाम को रिलीफ देते हैं, ये रिलीफ नहीं है जब तक हम डिस्को के सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं। अच्छा, एक रिलीफ खत्म क्यों कर रहे हैं सर आप? नेट मीटरिंग का जो मसला तो नहीं कह सकते, एक सहूलत थी वो आप अब कैपेसिटी चार्जेस का मसला आपका है और IPPs का है, तो नेट मीटरिंग पे तो आपका ना कोई खर्चा हो रहा था सर, ना कोई आपका कोई इस पे कोई पैसा लग रहा है, उल्टा फायदा हो रहा है और बल्कि सारिफ का भी फायदा है, तो इसको खत्म क्यों कर रहे हैं सर? देखिए अली खैदर साहब, मैं आपको बता रहा हूं IPPs के साथ जो 2020 में एक दोबारा 46 कंपनीज ने में से 34 कंपनीज ने नेगोशिएशन शुरू की है और 34 कंपनीज ने तकरीबन उनके जो टेबल टॉक्स के उनके जो एग्रीमेंट्स है वो तकरीबन हो चुके हैं, उनका रिलीफ देना शुरू हो जाएगा जनरल मासिस को। वो क्या रिलीफ होगा सर? वो रिलीफ क्या होगा सर? वो रिलीफ जाहिर बात है कि अगर परस करें आप जो आवाम को जो यूनिट के जो है पैसा है, अच्छा ठीक है, यूनिट की जो कीमत है वो कम होगी तो अच्छा, आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं जो रिलीफ की बात करता हूं, आपने जो सवाल किया कि निगरान सेटअप उसको रिलीफ देगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलीफ मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो बिल्स आ चुके हैं, जिन लोगों ने मतलब कि यूज किया है, जो टैक्सेस है, फॉर टाइम बीइंग रिलीफ अगर हुकूमत दे दे तो सेटिसाइड कर सकते हैं इन बिल्स को, वो अभी एक तरफ रख के नई बिल्स जमा करने के लिए कह सकते हैं या इसको इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, ये रिलीफ है। लेकिन मैं सस्टेनेबल रिलीफ के लिए तब चलें, ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है तंगई साहब के, ये एक है वक्ती रिलीफ, एक होना चाहिए सस्टेनेबल रिलीफ, ये आपका नुक्ता बहुत अहम है। मैं इंतहाई मशहूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तंगई साहब। नाज़रीन प्रोग्राम हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।